नमस्कार, जोहार। ये दूरदर्शन का रांची केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बज चुके हैं। आरंभ होती है हमारी ये विशेष सभा। अरे वाह, ये क्या था? दूरदर्शन पर तो हम लोग देखने दिखाने की बातें करते हैं, लेकिन आज सुनने सुनाने की बातें होने वाली हैं। अरे भाई, कोई ऐसे खरी खोटी सुनाने की बातें नहीं है, बल्कि आज हम रेडियो की बातें करने वाले हैं। रेडियो में एक एंकर या आरजे होता है जो अपने कंटेंट को बहुत ही सही तरीके से और बहुत शांति चित्त के साथ वो आपके साथ रखता है, और आप जब उसको सुनते हैं तो उसकी बातें आपके दिल तक उतर जाती हैं। अब है कि आज रेडियो की बातें क्यों हो दूरदर्शन पर? तो बात यह है कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है। पूरी दुनिया में आज रेडियो की बातें होती हैं, तो हम भी आपसे आज साझा करेंगे रेडियो का इतिहास, और साथ ही साथ आज कल क्या हो रहा है रेडियो में, इस जादुई सफर में आपको हम लेके चलते हैं। तो जादुई सफर में चर्चा करते हैं रेडियो के इतिहास की। जी हाँ, विश्व में रेडियो का पहला प्रसारण 24 दिसंबर 1906 में हुआ था। यह शुरुआत कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसेडेन ने की थी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब मुंबई द्वारा की गई थी। इसके बाद सरकारी रेडियो इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, और 1936 में महज 13 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो, और फिर आज़ादी के बाद 1957 में से आकाशवाणी नाम दिया गया। भारत में रेडियो का विस्तार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के योगदान से जाना जाता है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर काम किया था। तो आइए मैं आपको एक धुन सुनवाता हूं। यह है आकाशवाणी का सिग्नेचर ट्यून, जो आकाशवाणी के किसी भी सभा की शुरुआत में बजाया जाता है। इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। इस ट्यून को वॉल्टर कॉफमैन ने बनाया था। उन्होंने 1937 से लेकर 1946 तक बंबई के आकाशवाणी केंद्र में संगीत निर्देशक रूप में काम किया था। आकाशवाणी के लोगों को अगर देखें तो उसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और यह निश्चित रूप से हम सब का ध्यान खींचता है। अपने इस ध्येय वाक्य के मुताबिक आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सूचित और शिक्षित तो कर ही रहा है, साथ में उसकी मनोरंजन की भी जिज्ञासा को बहुत सजगता और सुलभता के साथ प्रस्तुत कर रहा है। आज पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में आकाशवाणी के लगभग 500 केंद्र हैं। इन केंद्रों से आकाशवाणी लगातार विभिन्न भाषाओं में और लोकल मतलब स्थानीय बोलियों में भी अपने श्रोताओं से संवाद करता है और उनके लिए कार्यक्रम बनाता है। अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो रेडियो की ताकत का स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर उपयोग किया। और आज की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने मन की बात द्वारा एक शानदार रेडियो पॉडकास्ट हम सबको सुनाते हैं, और रेडियो की रचनात्मकता की क्या ऊंचाई हो सकती है उसका भी हम अनुभव करते हैं। बदलते दौर में तकनीक के साथ आकाशवाणी ने भी अपने आप को बदला है। अब इसके बारे में हम जानते हैं आकाशवाणी रांची के केंद्राधीक्षक श्री डीसी हेम्ब्रम से। रेडियो का शुरुआत तो मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव में हुआ था, लेकिन अभी का ज़माना में डिजिटल मोड माने डिजिटल से ज़माना में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये अभी
हम लोग का डिजिटल मोड में ही ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे रांची पिछले 2 साल से DRM ट्रांसमीटर आ चुका है और उसी का कवरेज लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक कवरेज का कैपेसिटी है। तो अब भी अनदर जो डिजिटल मोड है जी कि FM ट्रांसमीटर भारत का कोई कोना में भी आप स्ट्रीमिंग माध्यम से उसका प्रोग्राम को सुन सकते हैं। प्राकृतिक और मानवीय आपदा के समय रेडियो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उस वक्त अगर बाकी सभी माध्यम फेल हो जाएं, तो रेडियो वेव पर बातें हो सकती हैं, सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है। और तब जबकि आज मोबाइल पर ही सारे रेडियो ऐप हैं, FM रेडियो चलता है, आकाशवाणी चलता है उस पर, और तो और आकाशवाणी का अपना एक ऐप भी है, न्यूज़ ऑन AIR ऐप। इसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपदाओं में रेडियो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनुभवों को आकाशवाणी केंद्र की पूर्व निदेशक श्रीमती रोजलिन लकड़ा से। 2 दिसंबर 1984 की घटना याद कर आ रही है, जब मैं आकाशवाणी भोपाल में कार्य कर रही थी सहायक केंद्र निदेशक के रूप में। तो 2 दिसंबर जाड़े की रात अचानक से यूनियन कार्बाइड का गैस का रिसाव होने लगा, और गैस का रिसाव हो जाने की वजह से पूरे शहर में गैस फैल गया, और गैस के फैल जाने की वजह से लोगों को इतनी खांसी होने लगी कि लोग घर के अंदर रह ही नहीं सकते थे। साफ हवा सांस लेने के लिए सभी लोग घरों से बाहर निकलने लगे। फोन आ रहा है कि मैडम आकाशवाणी से बोलिए, बताइए क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं, आकाशवाणी खोलिए, बताइए। मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो आकाशवाणी हमारा बंद हुआ है, अभी सुबह की सभा आरंभ होने वाली है, हम लोग उसके मार्फत आप लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे। फिर बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री आए, आकाशवाणी आए, और उन्होंने जब बताया, संदेश दिया रेडियो के मार्फत से कि लोग घबराएं नहीं, आप लोग शांति बनाए रखें, हम लोग इस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आकाशवाणी के सभी भाई बहन, चाहे अनाउंसर, अपनी ड्यूटी पर एकदम बाकायदे ड्यूटी पर पहुंच गई। 4 बजे सुबह इंजीनियर्स पहुंच गए अपनी ड्यूटी पर, और बाकी जितने भी सदस्य हैं, कर्मचारीगण, वो सभी समय पर अपना कार्यालय पहुंच गए, और हम लोगों ने आकाशवाणी के कार्यक्रम को बनाए रखा, जारी रखा। श्रोताओं के लिहाज से रेडियो उनके लिए बहुत ही एक सरल माध्यम है। कारण यह है कि इसमें सभी इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कान की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सिर्फ कान के माध्यम से आपको सुनना है, और इसीलिए वो सभी श्रोताओं के दिल के करीब रहता है। आइए आज ऐसे ही 2 श्रोताओं से हम बात करते हैं जिन्होंने रेडियो के लिए कार्यक्रम भी बनाया, और साथ ही साथ वो रेडियो के अच्छे जानकार भी हैं, सुनते भी हैं। आइए मिलते हैं उनसे। कमलदा, आज मनोरंजन के इतने विकल्प हैं हमारे पास, उस दौर में आप जैसे लोग या बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? रेडियो की बात करते हुए मन आनंदित हो जाता है। क्या बात है? रेडियो हमारे बचपन का प्यार है, और आप जानते हैं कि जो प्यार बचपन में होता है वो प्यार कभी खड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, कमता नहीं है। रेडियो से वही लगाव, वही प्यार और वही अपनत्व तो आज भी हमारे साथ बना हुआ है। आइए बैठ के कुछ बातें करते हैं। आइए बैठिए। कमलदा, आप तो प्रस्तोता भी हैं, श्रोता भी हैं, रेडियो से जुड़ी कोई अगर रोचक बात अगर आज हमें सुनाएं। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जब मैं स्कूल से पास आउट कर कॉलेज आया, युवावाणी कार्यक्रम में हम लोग थे, और हमें कई बार कार्यक्रम को अनाउंस करने का, उसको प्रस्तुत करने का मौका मिला। और जब मैं उन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता था, उनको लिखता था, एक चुनौती लगती थी। पता नहीं जो मैं लिखूंगा लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, जो मैं बोलूँगा लोग सुनेंगे तो कैसा लगेगा, तमाम चीज़ें। एक दहशत थी मन में, लेकिन एक चुनौती थी। और रेडियो ने ऐसे मौके दे करके हमारे मन की उस दहशत को, हमारे मन की उस धुंध को या भय को ख़त्म कर दिया। अब बताइए, आप बड़ा होने में अगर कोई सा साथी मिल जाता है तो आदमी साथी के साथ मुकम्मल ढंग से बड़ा होता है। मतलब रेडियो आपका साथी रहा, जो आपको बड़ा करने में बहुत मदद किया। बिल्कुल। और देखिए, आज का जो युग है वो प्रचार
विचार, संचार का युग है। इस युग में रेडियो तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हमें आज भी उतने संतुष्ट कर रहा है जितना कि हम 20 साल पहले हम संतुष्ट हुआ करते। कोई रेडियो पर कुछ दो छंद सुना दीजिए, आप तो साहित्यकार भी हैं। रेडियो दिमाग से दिल तक उतरता है रेडियो, दिमाग से दिल तक आज भी उतरता है रेडियो, भाव और भावनाओं का आज भी मेल कराता है रेडियो। यह मेल अनमोल मेल है, यह अनमोल मेल है। इसलिए रेडियो हमारा चिर साथी है, रेडियो को हम भूल नहीं सकते हैं, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। रेडियो नहीं तो एक अभाव सा महसूस होता है। मतलब हम सब का रेडियो। हम सब का रेडियो बिल्कुल। संजय सर, आप तो प्रिंट मीडिया के आदमी हैं, रेडियो से लगाव के पीछे क्या कारण है? मैं अपने बचपन के दिनों का बताऊं कि रेडियो के गाने सुनता था, रेडियो में जो आने वाले कार्यक्रम सुनता था, और साथ साथ उस समय जब मैथमेटिक्स के कुछ एक्सरसाइज बनाता था उसमें मुझे आसानी होती थी, तो इससे ये मेरा लगाव शुरू हुआ। मुझे लगा कि मुझे फोकस करता है कि एक तरफ गाने सुन रहा हूँ, रेडियो के बहुत सारे प्रस्तुताओं की आवाज़ सुन रहा हूँ, और साथ ही साथ ये मेरे चीज़ें मैंने और चीज़ें आसान होती जा रही हैं, तो मुझे लगा ये एक बेहतर चीज़ है। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, अब तो अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं कोई ऐसे रेडियो के कार्यक्रम में सुनता रहता हूँ, और मुझे लगता है मेरा ड्राइविंग और आसान, बिल्कुल एक साथी, हमेशा साथ साथ चलने वाला साथी है, जो आपको परेशान नहीं करता, जो आपको केवल आनंदित करता है। और भी पीछे रह के पैसिव मीडिया, और वो नहीं करता है कि वो आकर्षित भी नहीं करता है कि आप मेरे तरफ देखो, मुझे करो। वो केवल कहता है कि महसूस करो। इसलिए ये माध्यम मुझे बार बार लगता है, और ये स्ट्रेस नहीं देता है। जी जी। आज के जो युवा हैं वो तो इंटरटेनमेंट का मकड़ जाल में है, क्योंकि उनके मोबाइल में हर तरह की चीज़ है, मतलब हर जगह इंटरटेनमेंट ही है। उनके लाइफ में रेडियो क्या महत्वपूर्ण काम कर सकता है? मैं आज भी बहुत दावे के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ये बता सकता हूँ कि रेडियो रियली फोकस का है। आप केवल कुछ नहीं, आप आकाशवाणी का केवल ओपनिंग ट्यून जो होता है, आप उसको सुबह सुबह लगा के सुन के देखिए, आपका एकदम मन जो है हरियर जिसको बोलते हैं वो हरियर हो जाएगा। एकदम हरियर। वो आप आकाशवाणी का कभी भी ट्यून सुन के देखिए, या किसी आरजे की बातें कभी आप देख के देखिए, आपके दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। तो अभी अब मैं बताऊं कि अभी तो ऑडियो पॉडकास्ट का ज़माना जो लौटा है, ये लौटा यही है कि गुरु हम ही रहेंगे। हाँ। ये आप जानिए, क्योंकि आपको बिना किसी को परेशान किए हुए, बिना किसी से टीम टाम किए हुए आपको आनंदित करने का अगर किसी मीडियम के पास, अगर किसी माध्यम के पास अगर ये शक्ति है, तो यह केवल और केवल रेडियो के माध्यम पर है। बदलते दौर के साथ रेडियो की टेक्नोलॉजी ने भी करवट बदली, लेकिन उसका जो मोटो था वो वही था और वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 1991 का दौर जब भारत ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को देख रहा था, उसी वक्त एफएम रेडियो की श्रृंखला आने लगी, जिसने नए तेवर, नए कलेवर और नए टेस्ट के साथ श्रोताओं को रोमांचित करने लगा। आइए आज हम बात करते हैं ऐसे दो आरजे से जो एफएम रेडियो से हैं और उनके अनुभव को सुनेंगे। रवि जी, आप तो रेडियो से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये एफएम रेडियो इतना एस्टैब्लिश जो हुआ है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, रेडियो के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। पहला तो फ्री टू एयर है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने, राइट। दूसरा, ये एक हाइपर लोकल मीडियम है। जैसे आपके आरजे जो बोलते हैं, आपके शहर में जो ट्रैफिक की अभी करंट स्टेटस है वो आपको रेडियो से पता चल जाएगा। तीसरा, जो शहर में कोई प्रदर्शनी लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, इन सारों का डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन रेडियो के माध्यम से आरजे देते हैं, राइट। इसके अलावा ये एक पैसिव लिसनिंग मीडियम है, जिसमें कि आपको रेडियो सुनने के लिए स्पेशली कहीं बैठना नहीं पड़ता है। एकदम आपने सही कहा है कि सुनना नहीं पड़ता। और राज, आप तो शो बनाते हैं रेडियो का, आप कैसे, मतलब एक सुनने वाले यूथ के लिए आप या किसी के लिए भी आप शो प्रिपेयर करते हैं? ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन श्रोता जो हमारे होते हैं इन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं। बहुत सारी कनेक्टिविटी है थ्रू SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसके अलावा आरजेस एक काम और करते हैं, वो OB करते हैं जाके हर छोटे बड़े इवेंट में श्रोताओं से मिलना जुलना रहता है, तो उनके मूड को हम लोग जान लेते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती है।
और कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर 100 SMS आए और हमारा ये मानना होता है कि 100 लोगों ने ये डिमांड किया है तो ऐसे चलन या ऐसे चलना होगा, लेकिन दिमाग में ये बात रखना होता है कि 100 लोगों का SMS है जिन्होंने अपनी पसंद बताई, लेकिन हज़ारों लोग बिना SMS किए आपको सुन रहे हैं, तो उनके पसंद का भी ख्याल रखना होगा। तो कभी मौसम के हिसाब से, तो कभी वो मूड के हिसाब से, और तैयारी करने में मुश्किलें होती हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब लोग फिर बोलते हैं थैंक यू, मज़ा आया। रेडियो कौन सुनता है? अब इतना OTT का ज़माना आ गया, इतने सारे नए नए एंटरटेनमेंट के साधन हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है रेडियो का? रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कि कभी भी पुराना नहीं हो सकता है ना। ये बस वही बात हो गई कि नई जो प्लेटफॉर्म्स आई हैं आपके पास, उसको आप रेडियो से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आज के डेट में USA जैसा एडवांस देशों में हज़ारों रेडियो चैनल चलते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि रेडियो हमारा सबसे अच्छा साथी है। अगर कोई हमारे साथ नहीं भी है तो भी हमारे साथ रेडियो है। रेडियो हमारा साथी है। बदलते दौर के साथ श्रोताओं का भी स्वाद बदला और युवाओं ने रेडियो को नए तरीके से अनुभव करना शुरू किया, वो भी वेब रेडियो से। आज का दौर पॉडकास्ट का दौर है, तो युवा और स्टूडेंट कैसे रेडियो आज का सुनना पसंद करते हैं, क्या उनके पसंद नापसंद हैं? आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवाओं से। अच्छा लग रहा है आप लोग आज रेडियो पर कुछ बातें अपने शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। योगयंती, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सा आरजे पसंद आता है आपको, और कैसे उसका मतलब कौन सी बातें हैं उसकी जो आपको पसंद आती हैं? आरजे कार्तिक का नाम से सुनना पसंद हूँ, तो मैं उनका सुनना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उनका मोटिवेशनल थॉट्स और छोटी कहानी जो बताते हैं वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, और मुझे उनकी वर्ड बहुत अच्छा लगता है। ममता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बेनिफिट्स, आप जैसे स्टूडेंट भी हैं और आपको पढ़ाई लिखाई भी करना है, एग्जामिनेशंस देने होते हैं, तो इस रेडियो सुनने से आपको क्या बेनिफिट नज़र आता है? वैसे तो रेडियो के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑडियो फॉर्म में होता है, जिसके वजह से हम लोग उसको काम करते हुए भी सुन सकते हैं, और सफ़र अगर लंबा हो तो रेडियो हम लोग सुनना पसंद करते हैं। और ये लो कॉस्ट होता है, इसको सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं होता है। और रेडियो पे जो है वो लेटेस्ट न्यूज़, वेदर और ट्रैफिक के बारे में और लोकल न्यूज़ के बारे में वो बताते हैं। इसके अलावा मूवीज़ के बारे में, आजकल के जो यूथ है वो मूवीज़ पसंद करते हैं, सॉन्ग्स पसंद करते हैं, तो वो सब के बारे में बताया जाता है। मतलब काफ़ी वैरायटी है, आप ये कहना चाहते हैं रेडियो में, और आपको ये वैरायटी बहुत पसंद है। आपने बहुत अच्छा कहा है ममता। अंकिता, ये बताओ कि इतना सारा आज के दौर में रेडियो FM चैनल्स हैं, चूँकि शहर में या गांव में जहाँ भी FM है, FM बहुत पॉपुलर है, कोई पसंदीदा अपना चैनल का नाम बताइए, और क्यों आप पसंद करती हैं ये भी तो बताइए। 90.4 FM, जिसको रेडियो खांची के नाम से जानते हैं, यह रांची विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक कम्युनिटी स्टेशन है, जिसके माध्यम से हमें जो भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है वो हमें जानने को मिलता है सर। इसके अलावा डॉक्टर्स टाइम्स होता है, जिसके माध्यम से हमें अपने हेल्थ के बारे में भी इश्यूज़ हैं कुछ, तो उसकी जानकारी मिलते हैं। कब परीक्षाएं ऑर्गेनाइज हो रही हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये सभी जानकारी हमको इसके माध्यम से मिलता है। और साथ ही गाने भी बहुत अच्छे सुंदर सुनने को मिलते हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कहा है आपने। पूनम, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब तो आज का ज़माना बदल गया, आपने सुना होगा अपने माता पिता और दादाजी से कि बड़ा रेडियो वो लोग रखते थे। आप रेडियो किस चीज़ से सुनती हैं? और फ़ोन जो है अभी के टाइम पे हम लोग फ़ोन ईज़िली हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पॉकेट में रख लिए, एयरफोन लगा लिए, आराम से उससे हम लोग सुन सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने फ़ोन से ही मोबाइल सुनती है, रोड पार करते हुए नहीं ना सुनती हो? बहुत ज़रूरी है कि रोड और कहीं ट्रैफिक में रहे तो उससे बचना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब जो है सोनम, आपसे हम जानना चाहते हैं कि युवाओं को रेडियो क्यों इतना भाता है ना? कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत पसंद है? सर, यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है, पर ये रेडियो एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बहुत ही कम समय में इंटरटेनमेंट और स्ट्रेस रिलीव करते हुए हम लोग को बहुत सारा ज्ञान की बातें बताता है, देश दुनिया जहान के माध्यम से। और ये भी बोलता है कि हमको पकड़ कर मत रखो, है ना? फरीन, आप हमें बताइए कि
किस समय आप रेडियो सुनना पसंद करती हैं? सर वैसे तो मैं जब किताबें रीड करती हूँ या फिर घर के किसी काम में इन्वॉल्व रहती हूँ तो मैं मोस्टली रेडियो सुनती हूँ। तो उससे ये होता है ना कि मैं कंसंट्रेट कर पाती हूँ, ज़्यादा बेहतर कर पाती हूँ वर्क को, और साथ ही साथ समय को सेव करते हुए बहुत सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और एंजॉयमेंट भी हो जाती है सर। बिल्कुल, यूथ को तो यही चाहिए कि समय भी बचे, पढ़ाई लिखाई भी हो जाए और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाए। तो संचार की ताकत और क्षमता को देखते हुए पूरे देश में गांव हो, कस्बा हो या फिर शैक्षणिक संस्थान हो, सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे हम लोग कम्युनिटी रेडियो भी कहते हैं की स्थापना की गई। अभी कहें तो देश में लगभग 300 ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की यह खासियत होती है कि एक स्थानीय लोगों के बीच की बातों को और उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का निर्माण करना, उसका प्रसारण करना, उनके ज्ञान और उनके मनोरंजन की व्यवस्था करना। तो आइए मिलते हैं रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर बीपी सिन्हा जी से। ऐसा है कि कम्युनिटी रेडियो कोई कमर्शियल रेडियो नहीं है। इसके कुछ ख़ास उद्देश्य होते हैं और एक कम्युनिटी के लिए, गांव के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए वगैरह वगैरह, ये बीच में वो सेंटर होता है कि इन लोगों के लिए हमें काम करना है। तो कम्युनिटी रेडियो की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या फिर ग्रामीण परिवेश के हों, वो रेडियो से थोड़े से अछूते रह जाते थे। इसलिए भी कि रेडियो में सिर्फ हम यूज़ करते थे या तो गाना सुनने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन कम्युनिटी रेडियो में आप देखेंगे कि खेती किसानी की बात भी होती है, एकेडमिक लेक्चर्स भी होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, खासकर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कम्युनिटी रेडियो का होना बहुत ही ज़रूरी है और हर यूनिवर्सिटी के पास अपना एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए। एक कार्यक्रम के निर्माण में कितने लोगों से मिलते हैं, कैसा अनुभव होता है, उन अनुभवों के साथ भी एक आरजे या एक प्रस्तुता का दिल जुड़ता है। इसी क्रम में आइए मिलते हैं आकाशवाणी भागलपुर की कार्यक्रम अधिशासी नाओमी शांति हेम्ब्रम से और सुनते हैं इनके कुछ संस्मरण। बात शायद 1992 या 93 की होगी। तब तक मैं प्रसारण अधिशासी के रूप में सेवा से जुड़ चुकी थी आकाशवाणी में ही, और कार्यकक्ष में अपने दैनंदिन के प्रसारण कार्यों को संपादित कर रही थी। तभी दरवाजे से अंदर आने की एक अनुमति मांगी गई और जब सर उठाकर देखा तो पाया एक दीनहीन बुजुर्ग ग्रामीण खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा और बैठने को कहा। वे अंदर आकर ज़मीन पर ही बैठने लगे। मैंने उन्हें आग्रहपूर्वक कहा, बाबा आप सोफे पर बैठिए, पर वे काफ़ी देर तक बैठना नहीं चाह रहे थे। बाद में बहुत आग्रह करने पर वे हिचकिचाते हुए सोफे पर बैठ गए। फिर मैंने पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा कि मेरा पोता खो गया है और मैं उसके बारे में सूचना प्रसारित करवाना चाहता हूँ। तब मैंने खोए हुए व्यक्ति से संबंधित निःशुल्क फॉर्म उन्हें दिया और किसी से भरवाने को कहा, पर उन्होंने स्वयं ही उस फॉर्म को भरा। फिर कार्यक्रम अधिशासी समन्वय से उस पर आदेश कराकर मैंने उन्हें बताया कि अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई ये सूचना 3 दिनों तक शाम के समय प्रसारित होगी। आप रेडियो पर सुन सकते हैं 6:10 पर स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत। फिर भी वे खड़े रहे। उन्होंने कहा कि क्या सब काम हो गया? मैंने कहा ठीक हो गया बाबा, सब काम हो गया है आपका, आप जाइए। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपका पोता ईश्वर की दया से जल्द ही मिल जाएगा, अब आप जाइए। पर वे फिर भी कुछ देर तक खड़े रहे और फिर से पूछा, सारा काम हो गया ना बाबू? मैंने कहा हो गया बाबा, आप अब जा सकते हैं। और मेरे इस बात के कहने पर वे फपक फपक कर रोने लगे। मैंने सोचा पोते के खोने का गम उन्हें साल रहा है। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाया
तो वे कहने लगे, बाबू हम इसलिए नहीं रो रहे। हम 1942 में बापू के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में अपनी कक्षा छोड़कर शामिल हुए। देश आज़ाद हुआ। अब लगता है कि देश के लिए हमने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी वो सार्थक हुई। इतनी सहजता और सहृदयता से काम हो गया। चूंकि इस बार का थीम जो है वह रेडियो और शांति है, शांति के लिए सच का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं आकाशवाणी केंद्र पटना के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर किशोर सिन्हा जी से। रेडियो ने हमें ये सिखाया कि आप उन चीज़ों का प्रसारण करें। रेडियो का मतलब सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि रेडियो का मतलब हमारे यहाँ आकाशवाणी आज भी लिया जाता है और आकाशवाणी का मूल उद्देश्य रहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बुद्ध का उपदेश था और महात्मा बुद्ध के ये उपदेश पूरे विश्व में लेकर के धर्मावलंबी गए और शांति का ये एक बहुत बड़ा ये वाक्य है कि आप अपने लिए नहीं, हम बहुजन के लिए हम ये करते हैं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य और लक्ष्य बहुत व्यापक हो जाता है। हमारा देश आज भी वो शांति का अग्रदूत बना हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें कि हम सूचना और शिक्षा के द्वारा हम जो प्रसारण करते हैं वो लोगों तक पहुंचता है और उससे लोग लाभ उठाते हैं, इस छोर से उस छोर तक। और गांव में जहां शिक्षा का अंधकार फैला हुआ है वहां भी लोग जहां तक हो सकता है रेडियो की सुविधाओं का, इसके प्रसारण का लाभ उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी है और आगे और आने वाले वक्त में और चुनौतीपूर्ण इसकी भूमिका होने वाली है। तो जाहिर है कि रेडियो की भूमिका कभी खत्म नहीं हो सकती है, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन रेडियो ने लगातार बदलते चीज़ों के साथ अपने आप को भी बदला है और कहते भी हैं कि ध्वनि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। यही इसकी ताकत है, यही इसकी विश्वसनीयता है। इसलिए जब रेडियो पर कोई कुछ भी बोल रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि ये सच है और यही सत्य रेडियो के माध्यम को बहुत आगे बढ़ाता है। और ध्येय भी तो यही है ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बदलते दौर के साथ रेडियो में टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, प्रस्तुतिकरण का अंदाज भी बदल रहा है और श्रोताओं के स्वाद के अनुसार लोग कंटेंट भी चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी रेडियो इसी तरह से हमारे दिलों तक जाते रहेगा। और दीजिए आनंद और पूरे दूरदर्शन की टीम को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो और देखते रहिए दूरदर्शन। बहुत धन्यवाद।